हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। सो कैसे हैं आप सब? अब सेमेस्टर्स नहीं चल रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। तो सेमेस्टर शुरू होने के बाद भी आप अच्छे ही रहें, इसलिए मैंने सोचा कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एडू बीएड 102 नॉलेज एंड करिकुलम को आज फिनिश कर दिया जाए। तो आज मैं आपके लिए ज्ञान और पाठ्यक्रम का लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 5 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम लेकर आई हूँ, सो दैट यू कैन गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज द चैप्टर्स। दिस विल गोइंग टू बी अ वन शॉट वीडियो जिसमें कि हम इस यूनिट में दिए गए सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू राइट अ स्कोरिंग आंसर इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। बस मैं जिस तरह से आंसर्स लिख के दे रही हूँ उसको आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए और रट डालिए। बिल्कुल इसी तरह से अपने आंसर्स की प्रेजेंटेशन रखिएगा और डेफिनेटली यू विल गेट हायर मार्क्स। चलिए अब देख लेते हैं कि विच टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सबसे पहले तो है करिकुलम, इसका कंसेप्ट, एम और टाइप, यानी कि पाठ्यक्रम की अवधारणा, उद्देश्य और उसके प्रकार जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। मेरे टाइम पे बीएड में ये क्वेश्चन आया था कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के क्या लक्षण होते हैं। पर्टिकुलरली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछा जाता है। जैसे मेरा हिस्ट्री था तो पूछा गया था कि एक हिस्ट्री की पाठ्यपुस्तक के क्या क्या लक्षण है, मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हिस्ट्री बुक। तो ओवरऑल मैं आपको एक गुड टेक्स्ट बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी और आप उसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिएगा। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इस यूनिट का, रिलेशनशिप बिटवीन एम्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम। सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब जरूर किया हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों आपका बीएड मैं ही पार लगाऊंगी। सो नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। पहला टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम होता क्या है। At its core, a curriculum encompasses the totality of student experiences within an educational setting. This includes planned instruction, learning materials, and the overall learning environment. अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो किसी भी शैक्षिक वातावरण में ये छात्रों के संपूर्ण अनुभवों को समाहित करता है। इसमें नियोजित निर्देश, सीखने की सामग्री और समग्र सीखने का वातावरण शामिल है। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा अपने पूरे पढ़ाई के दौरान जिस भी तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, जैसे कि उसको क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, किस तरह की चीज़ों से वो सीख रहा है, यानी क्या लर्निंग मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, और उसके साथ ही उसे सीखने के लिए किस तरह का वातावरण उसके स्कूल में उसे मिल रहा है, ये सभी चीज़ें करिकुलम का पार्ट होती हैं। It's more than just a list of subjects. It's a structured plan that outlines what students should learn, how they should learn it, and how their learning will be assessed. जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम केवल कुछ विषयों की सूची नहीं होती है। ऐसा नहीं कि करिकुलम में सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसे बस सब्जेक्ट्स आते हैं और उन सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है यही करिकुलम हो गया, बल्कि पाठ्यक्रम एक संरचित योजना होती है जो कि ये बताती है कि छात्रों को क्या सीखना चाहिए, उन्हें कैसे सीखना चाहिए और उसके साथ ही उनके सीखने का आकलन किस तरह से करना चाहिए। करिकुलम इन सारी चीज़ों को क्लियर करता है कि बच्चे को क्या सिखाना है, किस तरह से सिखाना है और उसके सीखने का जो असेसमेंट है यानी एग्जाम है वो किस तरह से लेना है। करिकुलम के की एलिमेंट्स देख लीजिए। सबसे पहला तो होता है ऑब्जेक्टिव्स, यानी व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, यानी पाठ्यक्रम का एक निश्चित उद्देश्य होता है कि छात्रों से क्या सीखने की अपेक्षा की जाती है। फिर पाठ्यक्रम को उसी के हिसाब से बनाया जाए कि वो बच्चों को वही चीजें सिखा सके। इसके बाद है कंटेंट, द सब्जेक्ट मैटर एंड नॉलेज टू बी कवर्ड, यानी पाठ्यक्रम में ये देखा जाता है कि उसकी क्या सामग्री है, उसमें किस तरह के विषय वस्तु या किस तरह का ज्ञान शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद है मेथड्स, द टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड लर्निंग एक्टिविटीज यूज्ड, हर एक करिकुलम में किस तरह की टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज हो रही हैं, किस तरह के लर्निंग मेथड्स या एक्टिविटीज यूज हो रही हैं, क्या वो चाइल्ड सेंटर्ड है या नहीं, इन सब चीज़ों को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद है असेसमेंट, हाउ स्टूडेंट लर्निंग इज इवेल्युएटेड, मूल्यांकन, यानी कि छात्रों के सीखने का मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि अलग अलग तरह के सब्जेक्ट की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम एक ही तरह का टेस्टिंग मेथड यूज नहीं कर सकते। अब ड्राइंग के लिए हम कैलकुलेशंस यूज नहीं करेंगे, जीके की नॉलेज के लिए हम पेंटिंग यूज नहीं कर सकते।
तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट भी बच्चों की अलग अलग होती है, तो करिकुलम इन चीज़ों का भी ध्यान रखता है। तो स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट में करिकुलम के बारे में इतनी चीज़ें बता देनी है। इसके बाद आपका अगला हेडिंग है एम्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है। द एम्स ऑफ अ करिकुलम आर टू, यानी पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या है। सबसे पहला तो है टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी टू एंश्योर अ सिस्टमैटिक एंड कोहेरेंट प्रोग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य तो होता है एक संरचित सीखने का अनुभव प्रदान करना, ज्ञान और कौशल की व्यवस्थित और सुसंगत प्रगति सुनिश्चित करना। यानी कि करिकुलम का ये एम होता है कि वो बच्चों की नॉलेज और स्किल्स को सिस्टमैटिक वे में डेवलप करवाए, ये एंश्योर कर सके कि बच्चों का जो विकास हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट इज डेवलप स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स टू एक्विप देम विद द नेसेसरी टूल्स फॉर फ्यूचर लर्निंग एंड सक्सेस। छात्रों के ज्ञान और कौशल का विकास करना, उन्हें भविष्य के सीखने और सफलता के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करना। यानी बच्चों की नॉलेज और स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए जो भी नेसेसरी चीजें हैं उनको एंश्योर करना या उन्हें प्रोवाइड कराना। यानी करिकुलम को ये ध्यान में रख के तैयार किया जाता है कि किस तरह से बच्चों की नॉलेज और स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू फॉस्टर स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा देना, छात्रों की विश्लेषण, मूल्यांकन और निर्माण करने की क्षमता को बढ़ाना। यानी करिकुलम को ये दिमाग में रखकर बनाया जाता है कि वो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग जैसी कई सारे स्किल्स को डेवलप कर सके, उनके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाए और उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी एनहेंस करे। कल्टिवेट वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स टू इंस्टिल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों के अंदर मूल्यों और दृष्टिकोणों को विकसित करना, यानी कि बच्चों को अच्छी मॉरल वैल्यूज और उसके साथ ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाना, नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक जिम्मेदारियों को स्थापित करना। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर रोल्स टू एक्विप देम विद द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर फर्दर एजुकेशन, करियर्स एंड एक्टिव सिटीजनशिप। भविष्य की भूमिकाओं के लिए छात्रों को तैयार करना, यानी कि उन्हें आगे की शिक्षा, करियर और सक्रिय नागरिकता के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना। मतलब पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कराना और समाज का नागरिक होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं ये भी उन्हें बताना। तो अब एम्स लिख लेने के बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के प्रकार। देयर आर वेरियस वेज टू कैटेगराइज करिकुला। करिकुला करिकुलम का प्लूरल फॉर्म है, बट हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स। यानी पाठ्यक्रम को वर्गित करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बहुत ही सामान्य प्रकार के पाठ्यक्रम को समझेंगे। सबसे पहला है एक्सप्लिसिट, जिसे कि फॉर्मल करिकुलम भी कहते हैं। हिंदी में कहा जाए तो स्पष्ट या फिर औपचारिक पाठ्यक्रम। दिस इज द प्लान्ड एंड इंटेंडेड करिकुलम आउटलाइंड इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट बुक्स एंड लेसन प्लान्स। ये नियोजित और इच्छित पाठ्यक्रम है जो आधिकारिक दस्तावेजों, पाठ्यपुस्तकों और पाठ्य योजनाओं में उल्लेखित होता है। देखिए, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम जो कि स्पष्ट रूप से किताबों में उल्लेखित होता है। अब फॉर्मल का क्या मतलब है? औपचारिक रूप से जिसे लिखा जाए कि हमारे टेक्स्ट बुक में लिख दिया गया कि ये चैप्टर्स हमें क्लास 9th में पढ़ने हैं या 10th में पढ़ने हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट करिकुलम, जिसमें सारी चीजें बहुत ही क्लियरली मेंशन हो टेक्स्ट बुक में, लेसन प्लान्स में या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। It represents the stated goals and objectives of the educational institution. ये शैक्षिक संस्थान के बताए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या सिलेबस है, क्या चैप्टर्स कवर किए जा रहे हैं, इसको डिपिक्ट करने का काम करता है एक एक्सप्लिसिट या फिर फॉर्मल करिकुलम। सेकेंड वन इज ऑब्वियसली एक्सप्लिसिट का ऑपोजिट होगा इम्प्लिसिट या फिर हिडन। जैसे एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिडन या फिर अंतर्निहित, जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम हो। दिस रिफर्स टू द अनस्पोकन और ऑफन अनइंटेंशनल लेसन्स दैट स्टूडेंट्स लर्न थ्रू द स्कूल एनवायरमेंट, सोशल इंटरैक्शंस एंड कल्चरल नॉर्म्स। ये पाठ्यक्रम अक्सर अलिखित और अनजाने पाठों को संदर्भित करता है जो छात्र स्कूल के वातावरण, सामाजिक संपर्क या फिर सांस्कृतिक मानदंडों के माध्यम से सीखते हैं।
कहने का मतलब ये है कि एक्सप्लिसिट करिकुलम की तरह इम्प्लिसिट करिकुलम लिखा नहीं जाता कहीं पे, मतलब चैप्टर्स मेंशन नहीं होते, बट ऐसे कई सारे लाइफ लेसन्स होते हैं जो कि बच्चे अपने स्कूल एनवायरनमेंट से या फिर अपने समाज में इंटरेक्शन करके या फिर जो संस्कृति है उससे भी सीखते हैं। इट इंक्लूड्स वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स दैट आर इम्प्लिसिटली कन्वेड। अब इस तरह के पाठ्यक्रम में किस तरह के लेसन्स शामिल होते हैं? सबसे पहले मूल्य सिखाना बच्चों को, दृष्टिकोण मतलब उनका समाज को देखने का नजरिया, या फिर हमारे संस्कृति में जितनी भी प्रथाएं हैं उनसे वो क्या चीजें अपने कल्चर के बारे में सीख पाते हैं। मतलब हमारे रिटन सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें होते हैं जो हम स्कूल से या अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं। सो दोज ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन इम्प्लिसिट करिकुलम। नेक्स्ट है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम यानी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एकेडमिक डिसिप्लिन्स सच एज मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इस तरह का करिकुलम ना सब्जेक्ट पे फोकस करता है। ये दृष्टिकोण गणित, विज्ञान या फिर इतिहास जैसे विशिष्ट शैक्षणिक विषयों पर केंद्रित होता है। द एम्फेसिस इज ऑन एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स विद इन ईच सब्जेक्ट एरिया। और इसका मुख्य लक्ष्य होता है प्रत्येक विषय क्षेत्र के भीतर ज्ञान और कौशल को प्राप्त करना। यानी ऐसा करिकुलम जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाए कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डेप्थ है उस हर एक चीज को बच्चे को पढ़ा दिया जाए, तो ऐसे करिकुलम को हम कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। मतलब इसका मेन फोकस ही होता है सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज लर्नर सेंटर्ड करिकुलम यानी शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। दिस अप्रोच प्रायोरिटाइजेज द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी तक हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बीएड में हमेशा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो लर्नर सेंटर्ड का क्या मतलब है कि ये दृष्टिकोण व्यक्तिगत छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को प्राथमिकता देता है। यानी हर बच्चा अलग होता है और उसके लिए सीखने के लिए अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। इट एम्फसाइजेस एक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इस तरह का पाठ्यक्रम सबसे ज्यादा जोर देता है कि बच्चे सक्रिय रूप से सीख सकें, बच्चों की भागीदारी बहुत ज्यादा हो और हर एक बच्चा अपनी स्पीड पे, अपने पेस के अनुसार सीख सके। मतलब आप देखेंगे तो सभी करिकुलम के नाम से ही पता चल रहा है कि वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सोसाइटल करिकुलम यानी कि सामाजिक पाठ्यक्रम। दिस इज द मैसिव ऑनगोइंग इनफॉर्मल करिकुलम ऑफ फैमिली लाइफ, मास मीडिया एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट। ये पारिवारिक जीवन, जन माध्यम और पर्यावरण के अन्य पहलुओं का एक विशाल चल रहा अनौपचारिक पाठ्यक्रम है। सोसाइटल करिकुलम का मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है, समाज में रहने के भी कुछ नियम और कानून होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। तो एक ऐसा करिकुलम जो हमें सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में सिखाता हो, और इस तरह का पाठ्यक्रम कहीं पे लिखा नहीं होता है बल्कि पेरेंट्स से पास होते होते पोस्टेरिटी तक जाता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम यानी समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम। दिस करिकुलम फोकसेस ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यानी एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के तरीके सिखाने पर केंद्रित होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि हमें स्कूल में आपने देखा होगा कई बार ऐसे लड़कियों को सेपरेटली बुलाकर कॉन्फ्रेंस होता था जिसमें कि क्लास 6 या 5 की बच्चियों को पीरियड्स के बारे में समझाया जाता था। तो इस तरह की चीजें प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम का पार्ट होती हैं। ये कहीं रिटन नहीं होता है, मतलब किसी ऐसे बुक में नहीं लिखा है कि ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस स्कूल में कराई जाएगी या अवेयरनेस फैलाई जाएगी, बट ये अंडरस्टूड है कि बच्चों को फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी सिचुएशन सामने पड़ सकती है जिसे डील करने के लिए भी उन्हें सिखाया जाना चाहिए। Understanding these different aspects of curriculum is essential for educators, policymakers and anyone involved in the educational process. अब आखिर पाठ्यक्रम के उद्देश्य या फिर उसके प्रकारों को जानना क्यों जरूरी है? बेसिकली पाठ्यक्रम के इन विभिन्न पहलुओं को समझकर शिक्षक या नीति निर्माता या फिर शैक्षिक प्रक्रिया से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ताकि वो अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग अलग तरह का करिकुलर डिजाइन कर सकें। तो एम्स और टाइप समझने के बाद अब हम समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन यानी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उस वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है मतलब इंट्रोडक्शन, आप सबसे पहले लिख देंगे इसका छोटा सा।
Curriculum construction is a complex process that involves careful consideration of various principles to ensure that the educational experience is effective and relevant. देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें कि कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि विभिन्न सिद्धांतों पर सावधानीपूर्वक विचार करना जिससे कि शैक्षिक अनुभव को प्रभावी और प्रासंगिक बनाया जा सके। सो आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी बाल केंद्रितता का सिद्धांत। दिस emphasizes that the curriculum should be designed with the learner's needs, interests and developmental stages at the forefront. अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि पाठ्यक्रम को हमेशा शिक्षार्थी की आवश्यकताओं, उसकी रुचियों और उसके विकासात्मक चरणों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाना चाहिए। It promotes active learning and engagement, recognizing that students learn best when they are personally invested in the material. इस तरह का पाठ्यक्रम सक्रिय रूप से सीखने और बच्चों के बहुत ज़्यादा जुड़ाव को बढ़ावा देता है, यानी ये मानता है कि छात्र सबसे अच्छा तभी सीख सकता है जब वो व्यक्तिगत रूप से सामग्री के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी वो खुद इंटरेस्ट शो करे या जो करिकुलम है या टॉपिक्स हैं इस तरह से उसे पढ़ाए जा रहे हैं या डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि बच्चे को चीज़ें आसानी से समझ भी आ रही हैं और उसे पढ़ाई बोझ नहीं लग रही है। सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता का सिद्धांत। दिस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग कंटेंट that is useful and relevant to students' lives both now and in the future. यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, तो ये सिद्धांत उन सामग्रियों को शामिल करने पर ज़्यादा जोर देता है जो कि छात्रों के जीवन में उपयोगी हो, ना ही आज बल्कि उनके भविष्य में भी उन्हें इस तरह की चीज़ें सिखाई जा सकें जो हमेशा उनके लिए यूजफुल साबित हों। It aims to equip learners with practical skills and knowledge that they can apply in the real world situations. इस सिद्धांत का उद्देश्य है कि ये शिक्षार्थियों को व्यवहारिक कौशल और ज्ञान से लैस करे, यानी उन्हें इस तरह का कौशल सिखा सके, उनके अंदर ऐसा ज्ञान भर सके जिसका उपयोग वो वास्तविक दुनिया की स्थितियों में भी कर सकें। जैसे कि कई बार हम देखते हैं ना कि मैथ्स में ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आता कि क्यों ये पढ़ा जा रहा है, इसका क्या काम है। तो करिकुलम को बनाते हुए ये ध्यान रखना होता है कि अगर हम जो भी टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में भी वो यूज़ कर पा रहा है या नहीं, या सिर्फ वो थियोरेटिकल नॉलेज बच्चे को देते रहने का कोई सेंस नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। दिस इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू क्रिएट अ कोहेसिव एंड इंटरकनेक्टेड करिकुलम। ये सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि विभिन्न विषयों या फिर सीखने के अनुभवों को जोड़ने के लिए हमें एक सामंजस्यपूर्ण और परस्पर जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप करिकुलम को इस तरह से तैयार करिए कि जो चीज़ें बच्चा मैथ्स में पढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में भी रिलेट कर पा रहा है, इंग्लिश में पढ़ी गई चीज़ों को वो साइंस में रिलेट भी कर रहा है और साइंस की चीज़ों को हिंदी में भी रिलेट कर रहा है। तो एक पूरा इंटरकनेक्टेड करिकुलम प्रिपेयर किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि साइंस में कुछ और पढ़ा फिर इंग्लिश में वो टॉपिक आया तो कुछ और ही उसका मतलब निकल गया। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड करिकुलम बनाया जाना चाहिए। जैसे कि बच्चे को मान लीजिए सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो अब सस्टेनेबिलिटी को वो 3 सब्जेक्ट से रिलेट कर सकता है, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। जैसे कि साइंस में रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेटिक चेंज, इन टॉपिक्स को पढ़ के बच्चा सस्टेनेबिलिटी के बारे में समझ सकता है। उसी तरह से सोशल साइंस में अगर हम देखें तो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड बच्चा सोशल इश्यूज़ के बारे में पढ़ सकता है कि कैसे जो सामाजिक मुद्दे हैं पर्यावरण को लेकर उससे किस तरह से डील किया जा रहा है। और मैथ्स में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंजम्पशन का डेटा एनालिसिस किया जा सकता है, उसके ग्राफ बनाए जा सकते हैं ये समझने के लिए कि कितनी पॉपुलेशन है और किस तरह से रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, सो दैट वी कैन एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बेसिकली इसीलिए सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना काफ़ी ज़रूरी है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स to see the relationships between various areas of knowledge and promotes a holistic understanding of the world. ये सिद्धांत छात्रों को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संबंध को देखने में मदद करता है और उसके साथ ही ये दुनिया की समग्र समझ को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलेपन का सिद्धांत। अ गुड करिकुलम शुड बी अडेप्टेबल टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सोसाइटी एंड द एजुकेशनल लैंडस्केप। देखिए, एक अच्छे पाठ्यक्रम को हमेशा लचीला होना चाहिए,
यानी कि जो समाज छात्र या फिर शैक्षिक परिदृश्य के बदलती हुई ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। इट अलाउज फॉर एडजस्टमेंट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट डिफरेंसेस एंड इवॉल्विंग नॉलेज। ये व्यक्तिगत छात्र मतभेदों और उसके साथ ही विकसित ज्ञान के आधार पर समायोजन की अनुमति देता है। इन शॉर्ट, जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, हमारे करिकुलम को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो बदलते हुए समाज के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब किस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एजुकेशन में इन्वॉल्व हो रही है, तो अब ऐसा ना हो कि करिकुलम हमारा इतना रिजिड है कि नहीं हम तो चौक और डस्टर पे ही पढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन यानी चरित्र निर्माण का सिद्धांत। Education should not only focus on academic knowledge but also on the development of students' moral and ethical values. जाहिर सी बात है कि शिक्षा को न केवल अकादमिक रूप से यानी कि सिर्फ शैक्षिक ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, बल्कि छात्रों के अंदर नैतिक मूल्यों का भी विकास किया जाना चाहिए। This principle emphasizes the importance of fostering qualities such as integrity, responsibility and empathy. तो ये सिद्धांत बच्चों के अंदर अखंडता, जिम्मेदारी और सहानुभूति जैसे गुणों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। अब है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी यानी संरक्षण और रचनात्मकता का सिद्धांत। करिकुलम शुड बैलेंस द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज विद द एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। यानी कि पाठ्यक्रम को जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण और उसके साथ ही नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के बीच में एक संतुलन बनाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ पाठ्यक्रम को हमारी जो पुरानी विरासत है या संस्कृति है उसे साथ में लेकर चलना चाहिए, और उसके साथ ही दूसरी तरफ जो नवाचार है यानी समाज में जितनी भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, इनोवेशंस है, आइडियाज़ हैं, उसको भी एनकरेज करना चाहिए। इट एम्स टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी वाइल ऑल्सो फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यानी इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक पहचान की भावना को पैदा करना। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सोशल रेलेवेंस यानी कि सामाजिक प्रासंगिकता का सिद्धांत। करिकुलम शुड बी रेलेवेंट टू द सोसाइटी द स्टूडेंट लिव्स इन। इट शुड प्रिपेयर द स्टूडेंट टू बी प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी। यानी कि पाठ्यक्रम इस तरह का होना चाहिए जो उस समाज के लिए प्रासंगिक हो जिसमें कि वो छात्र रह रहा है। यानी हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में रहने के हिसाब से हमें तैयार किया जा सके, इसी तरह से पाठ्यक्रम को बनाया जाना चाहिए और ये हमें या फिर छात्रों को उस समाज का एक उत्पादक सदस्य बनने के लिए भी तैयार कर सके। ये तो थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। इसके अलावा आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम डेवलपमेंट मस्ट बिगिन विथ क्लियर एंड मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो करिकुलम को बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर रखें कि किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको करिकुलम को डिज़ाइन करना है। दूसरा है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कंटेंट शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन अ लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल मैनर बिल्डिंग अपॉन प्रायर नॉलेज। और जाहिर सी बात है कि करिकुलम को बनाते समय आपको आसान चीज़ों को पहले रखना है और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए बच्चों को हार्ड की तरफ लेके जाना है। तो करिकुलम लॉजिकल होना चाहिए और उसके साथ ही सीक्वेंशियल होना चाहिए। इसको हिंदी में भी लिखा है मैंने, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको देखते चलेंगे। फिर है इफेक्टिव असेसमेंट। असेसमेंट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन स्टूडेंट लर्निंग एंड इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस। प्रभावी मूल्यांकन। मूल्यांकन पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए जो छात्र सीखने पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है और निर्देशनात्मक निर्णयों को सूचित करता है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, करिकुलम बिना असेसमेंट के अधूरा है। आप बस करिकुलम बनाते जाएं और टेस्ट ही ना करें कि बच्चे ने कितनी नॉलेज गेन की, तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो इसीलिए करिकुलम को बनाते समय आपको असेसमेंट और इवैल्यूएशन के मेथड्स का भी ध्यान रखना है। देन वी हैव रेलेवेंस, कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। यानी प्रासंगिकता, सीखने को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से जोड़ना। जाहिर सी बात है, हमने ये अभी पढ़ा था कि बच्चे जो भी चीज़ें सीख रहे हैं ये करिकुलम बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि वो चीज़ें उनकी रियल लाइफ में भी काम आएँ। These principles provide a framework for developing curricula that are engaging, effective and relevant to the needs of the learners. ये सिद्धांत ऐसे पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं जो कि शिक्षार्थियों के लिए आकर्षक, प्रभावी और प्रासंगिक है।
सो आवर न्यू एंड फ्रेश टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण। तो सबसे पहले तो आप अपना आंसर शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। सिंपली यू हैव टू टेल कि टेक्स्ट बुक होता क्या है। तो एसेंशियली अ टेक्स्ट बुक इज अ बुक डिजाइंड फॉर यूज इन फॉर्मल एजुकेशन। अ टेक्स्ट बुक्स primary purpose is to provide a comprehensive and structured presentation of a specific subject. It's intended to be a key tool for both educators and learners. तो जैसा कि हम जानते हैं पाठ्यपुस्तक क्या होती है, ये औपचारिक शिक्षा में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन की गई एक तरह की पुस्तक होती है। और किसी भी पाठ्यपुस्तक का सबसे प्राथमिक उद्देश्य होता है कि वो जिस भी विषय की पुस्तक है उस विषय की एक व्यापक और संरचित प्रस्तुति प्रदान करना। और पाठ्यपुस्तक शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होती है। Determining what constitutes a good textbook involves considering several key factors that contribute to its effectiveness as a learning tool. Here's a breakdown of the essential qualities. अब ये जानने के लिए कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक क्या होती है, उससे पहले हमें कई सारे प्रमुख कारकों पर विचार करना होता है। ऐसे कारक जो कि एक शिक्षण उपकरण के रूप में इसकी प्रभावशीलता में योगदान करते हैं। तो सबसे पहले जो एक टेक्स्ट बुक को अच्छा टेक्स्ट बुक बनाता है वो होता है उसका कंटेंट और स्ट्रक्चर, यानी सामग्री और संरचना। अब देखिए, मैं आपको इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी एक गुड टेक्स्ट बुक की। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, आप हिंदी से हैं, या आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप बस उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम ऐड कर दीजिएगा। कि जैसे द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हिस्ट्री बुक इज इट्स कंटेंट शुड बी एक्यूरेट, अप टू डेट। ठीक है, तो इसी तरह से आपको किसी भी सब्जेक्ट से हो आप इसी तरह से लिखना है। यानी अगर हम कंटेंट और स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले एक्यूरेसी एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड मस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट एंड रिफ्लेक्ट करंट नॉलेज इन द फील्ड। सटीकता और अप टू डेट जानकारी, यानी प्रस्तुत की गई जानकारी जो है वो तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए और उसके साथ ही उस क्षेत्र में वर्तमान ज्ञान को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इकोनॉमिक्स की जो क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक है उसमें एनएसएसओ लिखा हुआ है, जबकि अभी लास्ट ईयर ही एनएसएसओ का नाम चेंज होकर एनएसओ कर दिया गया है। तो अब जो बुक्स पब्लिश होंगी उसमें पब्लिशर को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को एनएसओ के बारे में ही पढ़ाया जाए, ना कि एनएसएसओ के बारे में। कंटेंट और स्ट्रक्चर के बाद है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। द लैंग्वेज शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड एप्रोप्रिएट फॉर द टारगेट ऑडियंस। कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स शुड बी एक्सप्लेन्ड इन अ वे दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वही है जो कि स्पष्टता और सादगी को दर्शाती है, यानी उस पाठ्यपुस्तक की भाषा जो लक्षित दर्शक है, यानी जिनके पढ़ने के लिए वो किताब बनाई जा रही है, उनको समझ आने लायक होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास 1 की टेक्स्ट बुक है, अब उसमें फ्रेंड की जगह हर जगह कंपेनियन लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटे बच्चे को वो नहीं समझ में आएगा। तो जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको दिमाग में रखते हुए क्लियर और सिंपल उसका कंटेंट होना चाहिए। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। The content should be organized in a logical and sequential manner, building upon previous knowledge. Chapters and sections should be well structured with clear headings and subheadings. पाठ्यपुस्तक की जो सामग्री है वो काफ़ी ज़्यादा तार्किक तरीके से संगठित की जानी चाहिए। कंटेंट को बहुत ही लॉजिकल और सीक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए, इस तरह से कि वो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर उसके ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें। चैप्टर्स या सेक्शन या जो भी यूनिट है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, लाइन वाइज होने चाहिए। पहले बच्चे को प्लांट के बारे में पढ़ाना, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के टॉपिक पे जाना। ऐसा ना कि पहले ही फोटोसिंथेसिस लगे पढ़ाने, बच्चे को पौधे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। द टेक्स्ट बुक शुड कवर द एसेंशियल टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर थॉरली। व्यापक कवरेज का मतलब है कि जो पाठ्यपुस्तक है उसमें उस विषय से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए। मीन्स द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एंड आर एसेंशियल टू बी नोन, वो सारी बातें भी उस टेक्स्ट बुक में लिखी होनी चाहिए। रेलेवेंस। द कंटेंट शुड बी रेलेवेंट टू द सिलेबस और करिकुलम इट इज डिजाइन फॉर। यानी प्रासंगिकता का मतलब होता है कि पाठ्यपुस्तक की जो सामग्री है वो पाठ्यक्रम से बिल्कुल प्रासंगिक होनी चाहिए, यानी कि डिजाइन किए गए करिकुलम के हिसाब से ही बनाई जानी चाहिए।
Inclusion of examples and exercises. Providing examples helps to solidify the theory. Exercises help the reader to engage with the material and test their understanding. उदाहरणों और अभ्यासों को शामिल करना. कोई भी पाठ्य पुस्तक है उसमें उदाहरण अच्छी तरह से होने चाहिए, मतलब जो कंटेक्स्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हो वो देने चाहिए जिससे कि बच्चा आसानी से रिलेट करके चीज़ों को समझ पाए. उसके अलावा टेक्स्ट बुक के अंदर कई सारी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए जिन्हें सॉल्व करके बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग को असेस कर पाए. तो ये तो हो गया टेक्स्ट बुक के अंदर का कंटेंट और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. अब हम जान लेते हैं टेक्स्ट बुक की प्रेजेंटेशन और डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, यानी प्रस्तुति और डिजाइन. विजुअल अपील. The textbook should be visually appealing with appropriate illustrations, diagrams and charts. The layout should be clean and uncluttered. पाठ्यपुस्तक दिखने में अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर उचित चित्र होने चाहिए, आरेख होने चाहिए, चार्ट, डायग्राम या ऐसी चीजें जो बच्चे को अट्रैक्ट कर सकें. रीडेबिलिटी. The font size and style should be easy to read. Sufficient white space should be used to avoid overcrowding. पठनीयता, यानी कि फॉन्ट का आकार और उसकी शैली पढ़ने योग्य होनी चाहिए. फॉन्ट इतना ज्यादा छोटा ना हो कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो और इतना ज्यादा बड़ा भी ना हो कि वो पेजेस वेस्ट करे. उसके साथ ही सभी अक्षरों के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग भी होनी चाहिए जिससे कि बहुत ज्यादा भरा भरा सा ना लगे. ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन. द टेक्स्ट बुक शुड बी वेल बाउंड and made of durable materials to withstand repeated use. टिकाऊ निर्माण, यानी पाठ्यपुस्तक को बहुत ही अच्छी तरह से बांधा जाना चाहिए कि बार बार उपयोग करने पर यानी उसके पन्ने पलटने पर वो आसानी से फटे नहीं. एक्सेसिबिलिटी. द टेक्स्ट शुड बी एक्सेसिबल टू अ वाइड रेंज ऑफ लर्नर्स. पहुंच, यानी कि पाठ अधिक से अधिक शिक्षार्थियों के लिए सुलभ होना चाहिए. फिर है पेडागोजिकल फीचर्स, यानी शैक्षणिक विशेषताएं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. Each chapter should have clear learning objectives that state what students should be able to do after reading it. सीखने के उद्देश्य, यानी कि हर पाठ्य पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं प्रत्येक अध्याय में स्पष्ट सीखने के उद्देश्य होने चाहिए जो ये बताएं कि छात्रों को इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या लाभ होगा या वो किस चीज में सक्षम हो जाएंगे. Summaries and reviews. Chapters should include summaries and review questions to reinforce learning. सारांश और समीक्षा, यानी अध्यायों में सारांश और सीखने को सुदृढ़ करने के लिए प्रश्नों की समीक्षा भी होनी चाहिए. ग्लॉसरी एंड इंडेक्स. अ ग्लॉसरी ऑफ की टर्म्स एंड एन इंडेक्स शुड बी इंक्लूडेड फॉर इजी रेफरेंस. ऑब्वियस सी बात है कि टेक्स्ट बुक में ग्लॉसरी और इंडेक्स तो होना ही चाहिए. तो शब्दावली और सूचकांक, प्रमुख शब्दों की एक विशेष शब्दावली होनी चाहिए और उसके अलावा सूचकांक भी होना चाहिए जिससे कि अध्यायों को खोजने में आसानी हो. सप्लीमेंट्री मटेरियल्स इंक्लूडिंग आइटम्स लाइक ऑनलाइन रिसोर्सेज और फर्दर रीडिंग सजेशंस कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ टेक्स्ट बुक. पूरक सामग्री, यानी ऑनलाइन संसाधनों या फिर आगे और ज्यादा पढ़ने के लिए कई सारे सुझाव आइटम सहित चीजें मौजूद होनी चाहिए. जैसे अगर आपको साइंस की 5th और 6th की ईवीएस की बुक्स याद हों तो उसमें QR कोड दिया रहता था जिसको या फिर डिस्क होता था, मतलब CD, तो उन सब से भी बच्चे चैप्टर्स के बारे में और ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते थे. कल्चरली सेंसिटिव. द टेक्स्ट बुक शुड बी रिटन इन अ कल्चरली सेंसिटिव मैनर दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील. पाठ्य पुस्तक को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील जागीर में लिखा जाना चाहिए जो कि सभी छात्रों के लिए अनुकूल हो. इन एसेंस, अ गुड टेक्स्ट बुक शुड बी अ वैल्यूएबल रिसोर्स दैट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव लर्निंग एंड प्रमोट्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. संक्षेप में कहा जाए तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक एक मूल्यवान संसाधन होनी चाहिए जो कि प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान कर सके और विषय की गहरी समझ को भी बढ़ावा देती रहे. Now the last topic is relationship between aims of education and curriculum, यानी शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यक्रम के बीच में संबंध. The relationship between the aims of education and the curriculum is fundamental and deeply intertwined. शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यक्रम के बीच में जो संबंध है वो मौलिक है और गहराई से परस्पर जुड़ा हुआ है. तो सबसे पहले जान लेते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन एज द फाउंडेशन, यानी एक नींव के रूप में शिक्षा के उद्देश्य किस तरह से काम करते हैं. The aims of education represent the broad goals and purposes of the educational process.
They define what society wants its learners to achieve, such as developing critical thinking, acquiring knowledge, fostering social responsibility, and preparing for future roles. देखिए, किसी भी पाठ्यक्रम के लिए यानी करिकुलम के लिए शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो नींव बनते हैं। जैसा कि हमने करिकुलम डिज़ाइन में भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि करिकुलम को बनाने से पहले आप एजुकेशन के एम्स को क्लियर रखें कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया के व्यापक लक्ष्यों और उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परिभाषित करते हैं कि समाज क्या चाहता है, कि उसके शिक्षार्थियों को क्या प्राप्त होना चाहिए, छात्रों को किस तरह का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जैसे कि महत्वपूर्ण सोच विकसित करना, ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना और भविष्य की भूमिकाओं के लिए भी उन्हें तैयार करना। These aims are derived from societal values, philosophical beliefs, and the perceived needs of individuals and communities. और ये सभी उद्देश्य किस चीज से निकले हैं? ये सामाजिक मूल्यों, दार्शनिक विश्वासों और व्यक्तियों और समुदायों की कथित जरूरतों से निकले हैं। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और फिर करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अब जानते हैं करिकुलम एज द मीन्स यानी साधन के रूप में पाठ्यक्रम। द करिकुलम इज द ऑर्गेनाइज्ड प्लान फॉर अचीविंग दोज एम्स. It encompasses the content, learning experiences, and assessment strategies designed to guide learners towards the desired outcomes. अब शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संगठित योजना है। शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता है, जैसे कि उनके सीखने के लिए अनुभव, मूल्यांकन की रणनीतियां या अध्ययन के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, वो सभी चीजें पाठ्यक्रम उन्हें देता है। Essentially, the curriculum is the tool through which the aims of education are realized. अनिवार्य रूप से देखा जाए तो पाठ्यक्रम वह उपकरण है जिसके माध्यम से हम शिक्षा के उद्देश्यों को महसूस कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमने इन दोनों के रोल जान लिए। अब इन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी को समझते हैं। इंटरडिपेंडेंस यानी परस्पर निर्भरता। The relationship is bidirectional. Aims of education dictate the design and content of the curriculum. Conversely, the curriculum's effectiveness is measured by how well it helps learners achieve those aims. अब इन दोनों के बीच का संबंध द्विदिश है, यानी कि बाइडायरेक्शनल है। शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम के डिजाइन और सामग्री को निर्धारित करते हैं, यानी जैसे हमारे उद्देश्य होते हैं उसी प्रकार से हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को मापा जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो शिक्षार्थी को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी अच्छी तरह से मदद कर रहा है। A well-designed curriculum is aligned with the stated aims of education, ensuring that learning experiences are relevant and purposeful. एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम को शिक्षा के घोषित उद्देश्यों के साथ संरेखित किया जाता है और ये सुनिश्चित करते हुए कि सीखने के अनुभव प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण हैं। यानी ये देखा जाता है कि जिस तरह से हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे, क्या हमारा पाठ्यक्रम उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है या नहीं। When educational aims change, the curriculum must also adapt to reflect those changes. For example, a shift towards emphasizing digital literacy requires curriculum revisions to incorporate technology-related skills. जब शैक्षिक उद्देश्य बदलते हैं तो पाठ्यक्रम को उन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए भी अनुकूल होना चाहिए, यानी कि बदलते हुए उद्देश्यों के साथ पाठ्यक्रम को भी आसानी से ढल जाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे जैसे डिजिटल साक्षरता बढ़ती जा रही है, उसी तरह से हमारे पाठ्यक्रम में भी प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए अध्याय या फिर ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए। करिकुलम फ्रेमवर्क्स, पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क को जानते हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क्स often developed at national or regional levels, provide a structure that connects educational aims to specific learning objectives and content. पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जिसे अक्सर राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय स्तरों पर विकसित किया जाता है, ये एक संरचना प्रदान करता है जो कि शैक्षिक उद्देश्यों को विशिष्ट सीखने के उद्देश्यों और सामग्री से जोड़ता है। These frameworks serve as guidelines for educators, ensuring consistency and coherence in the educational process. ये ढांचे शिक्षकों के लिए दिशा निर्देशों के रूप में सेवा करते हैं या काम करते हैं और शैक्षिक प्रक्रिया में स्थिरता और सुसंगतता को सुनिश्चित करते हैं।
In summary, the aims of education provide the why of learning, while the curriculum provides the what and how. They work together to create a meaningful and effective educational experience. सारांश में अगर कहा जाए तो शिक्षा के उद्देश्य सीखने का क्यों प्रदान करते हैं, यानी हमें क्यों सीखना चाहिए, जबकि पाठ्यक्रम क्या और कैसे प्रदान करते हैं, यानी हमें क्या सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। और ये दोनों मिलकर एक सार्थक और प्रभावी शैक्षिक अनुभव बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं।